हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। वृत्तीय गति, हम लोगों ने इसके पहले फ्रिक्शन पढ़ा है, घर्षण पढ़ा है। अब इसके आगे हम लोग ये वृत्तीय गति पढ़ते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी वस्तु चल रही है और उस पर कोई भी बल कार्य न करे तो जिस दिशा में चल रही है और जिस चाल से चल रही है उसी दिशा में उसी चाल से चलती रहेगी। वृत्तीय गति में हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु किसी भी बिंदु से बराबर दूरी पर रह करके उसका चक्कर लगाती रहती है। इसे जिस बिंदु के सापेक्ष वस्तु वृत्तीय मार्ग पर चलती है उससे हम केंद्र कहते हैं। चलने वाला जो बिंदु है उसको कहाँ पर है, उसकी स्थिति को हम उसके केंद्र के सापेक्ष ही प्रदर्शित करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये हमारा मूल बिंदु है, तो ये जो बिंदु चल रहा है इस बिंदु को ये मिलाने वाली रेखा ही इसका स्थिति वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर है। ये वो स्थिति वेक्टर है, उससे हमें पता चलता है कि वो कण इस समय किस दिशा में है, कहाँ पर है, और केंद्र से या मूल बिंदु से उसको मिलाने वाला जो वेक्टर है वो उसकी स्थिति को प्रकट करता है। इसी को हम त्रिज्य वेक्टर भी कहते हैं। जो पोजीशन वेक्टर है यानी ए का पोजीशन वेक्टर, स्थिति वेक्टर, इसी को स्थित सदिश कहते हैं। ये इसी को हम त्रिज्य वेक्टर भी कहते हैं। रेडियल वेक्टर या त्रिज्य वेक्टर, इसी को हम त्रिज्य सदिश या रेडियल वेक्टर भी कहते हैं। रेडियल वेक्टर या इसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे जैसे ये कण इस पे चलता है वैसे वैसे हमारा उस कण का जो स्थिति है वो बदलती जाती है। यदि ये कण डेल्टा टी समय बाद मान लिया बी बिंदु पर पहुंच जाता है और ये जो हमारा त्रिज्य वेक्टर है या स्थिति सदिश है ये डेल्टा थीटा कोण से घूम जाता है, तो प्रारंभिक स्थिति वेक्टर के सापेक्ष जितने कोण से ये घूमा इसे हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। ये कोणीय विस्थापन है, डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन किसी भी बिंदु का स्थित सदिश जितने कोण से घूमता है, स्थित सदिश यह था, अब यहां आ गया, वो भी हो गया, जितने कोण से घूमा उसे हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन यदि बड़ा हो तो ये अदिश ह्रास होती है। यदि छोटा हो तो सदिश ह्रास होती है। इसका मतलब ये जो स्थिति वेक्टर है अगर ये बड़ा है, इसका मान बड़ा है, तो उस स्थिति में ये अदिश ह्रास होगी, इसकी कोई भी दिशा नहीं होगी। लेकिन अगर ये छोटा है तो इसकी एक दिशा होगी और जो इसके अक्ष के दिशा में होगी।
यानी इसके जो घूमने का इस प्लेन का जो अक्ष है ये इस दिशा में ये इसकी दिशा होगी। तो ये छोटा हो तो सदिश राशि होती है और अक्ष के तथा अक्ष की अनुदिश होती है। तथा दिशा अक्ष के अनुदिश होती है। इसका मतलब ये अदिश भी होगा और अगर छोटा इसका मान होगा, बहुत ही छोटा होगा, तो सदिश राशि भी होगी। अब अगर ये कोण बड़ा है, अगर ये कोण बड़ा होगा तो इसका ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का जो अंतर होगा इसे हम रेखीय विस्थापन कहेंगे। ध्यान से देखें, एक विस्थापन तो है ये कण इधर से इधर जाया, इसका रेडियस वेक्टर या त्रिज्य वेक्टर जितने कोण से घूमा इसे हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। एक दूसरा विस्थापन भी है, ये कण यहाँ पर था और यहाँ पर पहुँच गया, अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच का जो अंतर आता है उसे हम रेखीय विस्थापन कहते हैं। तो जब भी कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर चलता है तो उसके स्थानांतरण को, उसके स्थान के बदलने को हम दो प्रकार से देखते हैं या दो प्रकार से उसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये तो केंद्र से उसको मिलाने वाला जो वेक्टर है वो कितने कोण से घूमा उसे हम कहेंगे कोणीय विस्थापन, और दूसरा उसका अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी कितनी है उसे हम कहते हैं रेखीय विस्थापन। तो ये हुआ कोणीय विस्थापन और ये है रेखीय विस्थापन। ये रेखीय विस्थापन है और ये कोणीय विस्थापन है। यदि कोण बहुत ही छोटा हो, जैसे जैसे कोण छोटा होता जाएगा बी ए के निकट आता जाएगा, और अगर ये कोण बहुत ही छोटा हो जाए तो इसकी इस रेखीय विस्थापन और इसका ये जो आर्क है, चाप है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर रेखीय विस्थापन और इसका चाप दोनों बराबर होगा। तो इसीलिए यदि डेल्टा थीटा बहुत ही छोटा हो तो ए बी रेखीय विस्थापन ए बी चाप के बराबर होगा। ध्यान देंगे, अभी तो ये बड़ा है, कोण बड़ा है, तो ये तो हुआ रेखीय विस्थापन और ये हो गया चाप। लेकिन ये तो कोण ये छोटा होता जाए, ये बहुत ही छोटा कोण ले लें, ये डेल्टा थीटा बहुत छोटा हो जाए तो ये चाप और रेखीय विस्थापन दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यदि डेल्टा थीटा बहुत ही छोटा हो तो ए बी रेखीय विस्थापन ए बी चाप के बराबर होगा। और इसलिए रेखीय विस्थापन
इसको हम यस मान सकते हैं, यस जो बराबर है ए बी के। रेखीय विस्थापन यस बराबर ए बी तथा कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा ये बराबर हो जाएगा चाप बटा त्रिज्या ए बी अपान आर। इसके ये त्रिज्या है आर, ए बी अपान आर। चूंकि ए बी और रेखीय विस्थापन बराबर है, ए बी चाप भी है और ए बी रेखीय विस्थापन भी है, इसलिए ये बराबर, दोनों का मान बराबर है। और इसके बराबर होने के लिए शर्त है कि डेल्टा थीटा बहुत ही छोटा होना चाहिए। ये बहुत छोटा, अगर बड़ा होगा तो बराबर नहीं होगा। ये रेखीय विस्थापन तो इतना होगा और चाप इतना होगा। लेकिन अगर ये कोण छोटा होता जाए, मान लीजिए इतना छोटा हो गया, तो देख रहे हैं कि चाप भी और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यानी रेखीय विस्थापन दोनों बराबर है। यहाँ पर ये चाप योम रेखीय विस्थापन, ये दोनों बराबर हैं। तो कोणीय विस्थापन बराबर हुआ डेल्टा थीटा बराबर ए बी अपान आर, जिसको हम कह सकते हैं यस अपान आर, यस अपान आर। तो एक तरह से हमें ये कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन का संबंध ज्ञात हो गया। ये कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन के बीच का संबंध है, ये है आपका डेल्टा थीटा बराबर रेखीय विस्थापन अपान कोणीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन अपान त्रिज्या बराबर कोणीय विस्थापन, ये इसका संबंध हो गया। एक सेकंड में कितना कोण बदल जाता है, यानी कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसका मतलब ये कि कोणीय वेग, इसलिए कोणीय वेग ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, जबकि ए से बी तक आने का समय है डेल्टा टी, जहां डेल्टा टी विस्थापन का समय अंतराल है। विस्थापन का समय अंतराल है। ये रेडियन है, ये सेकंड है, इसलिए होगा रेडियन पर सेकंड, इसलिए ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी रेडियन पर सेकंड। ध्यान रखेंगे ये हमारा औसत वेग है, क्योंकि डेल्टा थीटा अगर बदल रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा है, तो उसका हमको औसत निकालना पड़ेगा। लेकिन हम इसका इंस्टेंट वेग भी निकाल सकते हैं, और इसीलिए ओमेगा बराबर लिमिट
डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, और ये आपका बराबर हो जाएगा डी थीटा अपान डी टी। यह हुआ डी थीटा अपान डी टी। ये इंस्टेंट कोणीय वेग है, किसी भी क्षण पर कोणीय वेग का मान है। हमें कोणीय वेग का पता, हमें कोणीय विस्थापन का पता है। कोणीय वेग का पता है और कोणीय विस्थापन का पता। कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा या डी थीटा या डेल्टा थीटा बराबर रेखीय विस्थापन। इसको हम यस भी कह सकते हैं, डेल्टा एस भी कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यस आर डेल्टा यस अपान आर डेल्टा टी से भाग देने पर या डेल्टा टी से इसको भाग दे दें तो हो जाएगा डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी बराबर डेल्टा यस अपान डेल्टा टी इंटू आर। डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी ये कोणीय वेग है, ये कोणीय वेग है। कोण परिवर्तन की दर को, कोण परिवर्तन की दर को या कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। ये हुआ ओमेगा। और डेल्टा यस अपान डेल्टा टी कहते हैं विस्थापन परिवर्तन की दर को, रेखीय वेग कहते हैं वी अपान आर। ये इन दोनों का संबंध है, रेखीय वेग और कोणीय वेग। ये कोणीय वेग है, ये निकाल चुके हैं, और ये आपका रेखीय वेग है। v बराबर है डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी या डी एक्स अपान डी टी या डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, यानी विस्थापन रेखीय में दूरी में विस्थापन परिवर्तन के दर को हम रेखीय वेग कहते हैं। तो ये हो गया रेखीय वेग, सरल रेखा में रेखीय वेग मीटर पर सेकंड। ये इन दोनों का आपस में संबंध है। यहां पर जो वृत्तीय गति है वो वृत्तीय गति दो प्रकार की हो सकती है। एक तो ये वृत्तीय गति जब वस्तु का केवल दिशा बदलती, और दूसरा वो वृत्तीय गति जिसमें उसका मान बदलता है और दिशा बदलती है। दोनों तरह का गति हो सकती है। मान लीजिए कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है, तो यदि वस्तु इस बिंदु पर है, यहां पर इसकी वेग की दिशा ये होगी, ये स्पर्श रेखा की दिशा में है। मान लीजिए यहां पर इसका वेग है v1, और इसलिए इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। डेल्टा टी समय के बाद मान लिया ये भी बिंदु पर पहुंच गया, डेल्टा टी समय के बाद ये इस बिंदु पर पहुंच गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। और यहां पर जो इसकी वेग की दिशा होगी वो इसकी स्पर्श रेखा की दिशा में होगी, ये होगी मान लीजिए v2। यदि इसकी चाल समान है, अर्थात ये वेग का परिमाण नहीं बदलता, वेग का परिमाण स्थिर है। यदि वेग का परिमाण
स्थिर है। यदि वेग का परिमाण स्थिर है तो वेग का मान नहीं बदलेगा। अगर 10 मीटर पर सेकंड यहाँ है, 10 मीटर पर सेकंड यहाँ भी होगा, 10 मीटर पर सेकंड यहाँ भी होगा, 10 मीटर पर सेकंड यहाँ भी होगा, प्रत्येक जगह उसका परिमाण वही रहेगा। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं उसकी स्पीड, उसकी चाल वही रहेगी। लेकिन जो वेग है उसमें दिशा भी रहती है, इसलिए उसकी दिशा बदल जाएगी। यहाँ पर यही दिशा में है, यहाँ पर इस दिशा में हो जाएगा, यहाँ पर इस दिशा में होगा, यहाँ इस दिशा में हो जाएगा, यहाँ पर इस दिशा में हो जाएगा, यहाँ पर इस दिशा में हो जाएगा। प्रत्येक बिंदु पर इसकी दिशा बदलती रहेगी। चूंकि वेग में परिमाण और दिशा दोनों होती है और उन दो में से कोई भी एक चीज बदल जाए तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा। यद्यपि इसका परिमाण नहीं बदलता, जितना परिमाण यहाँ है 10 मीटर पर सेकंड मान लिया है तो यहाँ भी वही रहेगा 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन दिशा बदल रही है। दिशा बदलने से भी वेग में परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब है कि वृत्ताकार मार्ग पर वस्तु चल रही है, यदि वेग का परिमाण स्थिर है तो भी वेग बदल रहा है, अर्थात उसकी दिशा बदल रही है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस बिंदु पर ये इस दिशा में है, फिर यहाँ पर इस दिशा में है, आगे इस दिशा में है। लगातार इसके ऊपर जो परिवर्तन हो रहा है वो केंद्र की ओर हो रहा है। इसके वेग में जो परिवर्तन होता जा रहा है, ये मुड़ती जा रही है, वो केंद्र की ओर ही मुड़ता जा रहा है। इसका मतलब इसके वेग का जो परिवर्तन है वो केंद्र की ओर है। वेग का परिवर्तन केंद्र की ओर है और वेग परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। इसका मतलब इसके इस पिंड में, इस कण में त्वरण पैदा हो रहा है और ये जो त्वरण पैदा हो रहा है वो मान में परिवर्तन के कारण नहीं, बल्कि इसकी दिशा में परिवर्तन के कारण हो रहा है। मान तो उसका स्थिर है, लेकिन लगातार त्वरण में परिवर्तन हो रहा है और वो त्वरण लगातार केंद्र की ओर है, यद्यपि त्वरण की दिशा भी बदल रही है। जब कण यहाँ है तो त्वरण इस दिशा में है, इस दिशा में है, यहाँ आएगा इस दिशा में हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी। तो त्वरण की दिशा भी लगातार बदल रही है और वो केंद्र की ओर है। तो ए से लेकर बी तक आने में इसके वेग में परिवर्तन हुआ, अर्थात इसमें त्वरण पैदा हो रहा है। और जब त्वरण पैदा हो रहा होगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बल भी काम कर रहा होगा। क्योंकि त्वरण इसमें केंद्र की ओर पैदा हो रहा है और इसलिए इसमें बल भी केंद्र की ओर लग रहा है। इसलिए इस त्वरण को और इस कण के ऊपर लगने वाले बल को, दोनों को हम अभिकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्रीय यानी केंद्र की ओर कार्य करने वाला। अभिकेंद्रीय त्वरण जो हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, क्योंकि ये लगातार केंद्र की ओर कार्य करता रहता है। हर बिंदु पर ये केंद्र की ओर करता है त्वरण काम, और जब केंद्र की ओर त्वरण काम करेगा तो वो बल भी केंद्र की ओर कार्य करता रहेगा। आइए हम ये जो वृत्ताकार मार्ग पर वस्तु चलती है उसमें केंद्र की ओर कार्य करने वाला बल और केंद्र की ओर पैदा होने वाले त्वरण का मान कितना होगा, हम ये ज्ञात करते हैं। ध्यान रखेंगे, ये समान चाल से चल रही है। समान चाल से चल रही है वस्तु। जब वस्तु समान चाल से चल रही होगी तो उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जितना उसका वेग का परिमाण यहाँ होगा उतने उसके वेग का परिमाण हर जगह होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो हमने वृत्त बनाया है ये वृत्त ऊर्ध्व वृत्त नहीं है, ये वृत्त ऐसे समतल पर बनाया गया वृत्त है, प्लेन पर बनाया गया वृत्त है। अगर वृत्त हम ऐसे बनाएं ऊपर नीचे तो एक बार वस्तु नीचे रहेगी, एक बार ऊपर जाएगी, तो इसके वेग में परिवर्तन होगा। ऊपर जाएगी तो वेग घट जाएगा, नीचे आएगा तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो वेग का परिमाण है वो बदलेगा, यानी वो
असमान गति होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये समतल में है और इसलिए इसका प्रत्येक जगह जो चाल है या वेग का परिमाण है वो बराबर है। हमको ज्ञात करना है अभिकेंद्रीय त्वरण एवं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय त्वरण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा जो वृत्तीय मार्ग पर वस्तु चल रही है, हम इसका वेक्टर आरेख, वेग वेक्टर आरेख बनाते हैं। वेग वेक्टर आरेख बनाने पर अब इसका वेग वेक्टर आरेख बना लिया। वेग यहां पर v1 है, ये वेग v1 है, और फिर यहां पर वेग v2 है, ये यहां पर v1 है, यहां पर v2 है, और इसके शीर्षों को जो मिलाने वाली रेखा होगी वही इसका अंतर होगी। ये v2 माइनस v1 होगी, v2 माइनस v1 डेल्टा v। यहां पर ये कोण डेल्टा थीटा है, इसका ये लंब है और इसका ये लंब है, इसलिए इनके बीच का कोण भी डेल्टा थीटा ही होगा। तो इन वेग वेक्टर के बीच का जो कोण है ये डेल्टा थीटा ही होगा। v1 और v2 के परिमाण बराबर हैं, यानी v1 बराबर v2, दोनों के परिमाण मान बराबर है, और हमने इसको मान लिया ये v है। दिशा अलग है इसलिए इनके नाम अलग अलग हुए, एक का नाम v1 हुआ, एक का नाम v2 हुआ, लेकिन इनके मान बराबर होने के कारण जब परिमाण हमने रखा तो दोनों का v रखा। तो ये भी v है, ये भी v है। कोण बहुत छोटा है इसलिए ये चाप और ये रेखीय विस्थापन दोनों बराबर हो गए। ये जो अंतर dv आया, इसीलिए डेल्टा थीटा वेग वेक्टर आरेख से इसी का इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा v अपान v1 या v2, क्योंकि प्रमाण दोनों के बराबर हैं तो इसको भी लिखा डेल्टा v अपान v। ये चाप हुआ, कोण छोटा होगा तो चाप और सरल रेखा ही चाप दिखेगी। बनने में दिखता है कि ये बड़ा है लेकिन ये बहुत ही छोटा है, इसीलिए ये चाप की तरह नहीं दिखता, जबकि ये चाप है। डेल्टा v अपान v, यह परिवर्तन डेल्टा t समय में हुआ, इसलिए डेल्टा t से भाग देने पर अब डेल्टा t से अगर हमने भाग दे दिया तो इधर आ जाएगा डेल्टा थीटा अपान डेल्टा t, इधर आ जाएगा डेल्टा v अपान डेल्टा t इंटू v। अब ध्यान से देखें, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा t हम जानते हैं कि डेल्टा थीटा अपान डेल्टा t ये कोणीय वेग है, ये कोणीय वेग है।
ओमेगा। और डेल्टा वी अपान डेल्टा टी ये त्वरण है, वेग परिवर्तन की दर है, कोणीय वेग परिवर्तन की दर नहीं, वेग परिवर्तन की दर है। इसलिए रेखीय वेग है ये, वेग में v में परिवर्तन हो रहा है, ओमेगा में नहीं। तो डेल्टा v अपान डेल्टा टी ये त्वरण है अपान v। ये जो रेखीय त्वरण आ रहा है ये वृत्ताकार मार्ग पर चलती हुई वस्तु में जो वेग है v उसके परिवर्तन की दर है। हमने बताया कि जो वेग का परिवर्तन है वो केंद्र की ओर है और इसलिए त्वरण भी केंद्र की ओर है, इसलिए यह अभिकेंद्रीय त्वरण है। इसलिए अभिकेंद्रीय त्वरण A बराबर ओमेगा v, या इसको हम लिख सकते हैं, अभी इसके पहले हम लोगों ने निकाला है v अपान r इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा की जगह हमने रख दिया v अपान r, तो ये आपका हो गया v अपान r इंटू v बराबर v स्क्वायर अपान r। तो एक तो हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण का ये फार्मूला हुआ, v बराबर ओमेगा r रख दें तो ओमेगा स्क्वायर r ये दूसरा फार्मूला हुआ। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n या f, यह आवृत्ति है, एक सेकंड में लगा होने वाले चक्कर, कितने चक्कर किसी वस्तु ने लगाए, तो इसलिए a बराबर हुआ ओमेगा का मान रख दें तो हो गया 2 पाई n का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर r। इस रूप में भी इसको हम प्राप्त करते हैं। और चूंकि n बराबर होता है आवर्तकाल का उल्टा व्युत्क्रम यानी 2 पाई और n बराबर होता है 1/t, t माने आवर्तकाल, एक चक्कर लगाने का समय, परिक्रमण काल t, तो इसलिए इसकी जगह हम t रख दें तो ये का मान बराबर होगा 4 पाई स्क्वायर अपान t स्क्वायर r। यह हुआ अभिकेंद्रीय त्वरण, अर्थात जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो केंद्र की ओर उसमें एक त्वरण पैदा होता है और उस त्वरण का मान इतने के बराबर होता है। जहां भी त्वरण पैदा होगा वहां बल अवश्य लगेगा, क्योंकि बल के कारण ही त्वरण पैदा होता है। और इसीलिए अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स तो अभिकेंद्रीय बल का स्पष्ट है कि अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। वृत्ताकार मार्ग पर चलने वाली वस्तु का द्रव्यमान अगर m हो तो अभिकेंद्रीय बल F बराबर होगा m इंटू a, यानी m v स्क्वायर अपान r, यही बराबर होगा m ओमेगा स्क्वायर r, यही बराबर होगा m 4 पाई स्क्वायर यानी स्क्वायर r, और यही बराबर होगा m 4 पाई स्क्वायर अपान t स्क्वायर r। ये हुए हमारे अभिकेंद्रीय बल के सूत्र। हमने आपको बताया कि जिस दिशा में त्वरण लगता है बल भी उसी दिशा में काम करता है, और इसलिए यह बल भी वृत्ताकार मार्ग पर चलती हुई किसी भी वस्तु पर उसके केंद्र की ओर कार्य करता है।
ये केंद्र है, वो कण, यहाँ पर वो कण है जो गति कर रहा है, द्रव्यमान उसका यम है। जो त्वरण काम कर रहा होगा वो केंद्र की ओर है ए, और इसलिए बल भी इसी केंद्र की ओर कार्य कर रहा होगा। ये बल भी केंद्र की ओर है, दोनों की दिशाएं केंद्र की ओर है। वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है और जो उसकी वेग की दिशा है वो इस दिशा में है, लेकिन वेग के परिवर्तन की जो दिशा होती है वो केंद्र की ओर है। जैसे जैसे चलता है इसका वेग की दिशा बदलती जाती है और वेग का जो परिवर्तन है वो भी केंद्र की ओर है, यानी वेग का परिवर्तन भी केंद्र की ओर। तो जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसके रेखे वेग परिवर्तन की दिशा केंद्र की ओर, उसके कारण त्वरण केंद्र की ओर, और जो बल कार्य कर रहा होगा उस कण पर वो केंद्र की ओर। ये सब केंद्र की ओर कार्य करेगा। ये तो तब है जब कोई भी वस्तु समान चाल से चल रही है, चाल उसकी समान है। अगर समान चाल से ना चले, यदि चाल असमान है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म अगर उसका मोशन है, चाल असमान है, तो असमान होगी तो जो यहाँ पर वेग का परिमाण होगा आगे चल के उसके वेग के परिमाण में परिवर्तन हो जाएगा, आगे चल के उसके वेग के परिमाण में परिवर्तन होगा। तो जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो तो केंद्र की ओर करेगा, लेकिन उसका जो वेग का परिमाण बदलता रहेगा वो इसकी स्पर्श रेखा की दिशा में परिवर्तन होगा। तो वेग में, वेग के परिमाण में परिवर्तन स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, इसका मतलब इस दिशा में जो वेग परिवर्तन होगा उसे हम स्पर्श रेखीय त्वरण कहेंगे, और जो इसके दिशा में परिवर्तन होने के कारण जो परिवर्तन आया उसे हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहेंगे। तो किसी भी स्पर्श रेखा में होगा, इसे स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं। तो वेग के परिमाण में परिवर्तन स्पर्श रेखा में होगा, इसे स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं। और वेग की दिशा के कारण त्वरण, वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण, वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण त्वरण केंद्र की ओर होता है, इसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। इसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। तो ये देखने की बात है कि अगर इसके परिमाण में अंतर आता है, परिमाण इसका स्थिर नहीं है, तो एक त्वरण और भी पैदा होगा जो स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, और एक त्वरण पैदा होगा जो केंद्र की ओर होगा। तो परिमाण में अंतर के कारण, उसके मान में अंतर के कारण से स्पर्श रेखा की दिशा में त्वरण पैदा होगा, और दिशा में परिवर्तन होने के कारण केंद्र की ओर त्वरण पैदा होगा। तो दो त्वरण पैदा होंगे,
यदि चाल असमान है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो यदि स्पर्शरेखीय त्वरण स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर AT टेंजेंशियल और अभिकेंद्रीय त्वरण सेंटीपिटल। ये सेंटीपिटल है, ये टेंजेंशियल है। एक इस दिशा में होगा, इस दिशा में जो त्वरण है वो है AT, और इस दिशा में जो है ये है AC। AT और AC ये दोनों लंबवत हैं, इसलिए परिणामी इसका इस दिशा में होगा, जो परिणामी ये होगा। दोनों लंबवत हैं, एक इस दिशा में है, एक इस दिशा में है। ये है AT, ये है AC, इसलिए ये होगा A। इसलिए परिणामी त्वरण A बराबर √AT² प्लस AC²। और यदि परिमाण में परिवर्तन नहीं आया, यदि चाल समान है, यूनिफॉर्म है, तो ये स्पर्श रेखीय त्वरण नहीं रहेगा, केवल अभिकेंद्रीय त्वरण ही रहेगा। यदि चाल समान है, यूनिफॉर्म है, तो उसके परिमाण में अंतर नहीं आएगा और इसलिए AT नहीं होगा, स्पर्श रेखीय त्वरण नहीं होगा, केवल अभिकेंद्रीय त्वरण होगा। इसलिए जो उस पर त्वरण होगा वो केवल एक होगा, वो होगा AC। तो यदि AT बराबर 0 तो A बराबर AC। अब ये हो गया हमारा कि ये वृत्तीय गति के बारे में कुछ चीज़ें। एक बात स्पष्ट है कि कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर इसलिए चलती है क्योंकि अगर कोई भी वस्तु पर कोई बल न लगे तो ये वस्तु इस सीधी रेखा में चलती चली जाएगी, राइट। लेकिन हम देखते हैं कि मुड़ जाती है, फिर मुड़ जाती है। इसका मतलब लगातार इसके ऊपर कोई ना कोई बल ऐसा है जो इसको इधर को लगाता रहता है, खींचता रहता है, इसके केंद्र की ओर लाता रहता है। इधर चली जा रही है, इसको खींच लिया केंद्र की ओर, फिर आगे ये बढ़ी, तब तक फिर किसी ने खींच लिया इधर को, इधर बढ़ी तो फिर इस पर बल लगा इधर को। लगातार केंद्र की ओर एक बल कार्य करता रहता है और इसीलिए वस्तु जड़त्व के नियम के हिसाब से, क्योंकि इसके ऊपर लगातार बल केंद्र की ओर काम करता रहता है, इसलिए लगातार ये केंद्र की ओर मुड़ती जाती है। तो ये लगातार केंद्र की ओर मुड़ती जाती है। अगर ये बल खत्म हो जाए जो केंद्र की ओर लगातार लग रहा है तो सीधी रेखा में चलेगी। इसलिए वृत्ताकार मार्ग में किसी भी वस्तु को चलने के लिए सबसे आवश्यक शर्त यह है कि उस पर केंद्र की ओर कोई न कोई बल अवश्य लगना चाहिए। अगर केंद्र की ओर कोई बल नहीं लगेगा तो वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चलेगी। वृत्ताकार मार्ग चलने के लिए आवश्यक शर्त है अभिकेंद्रीय बल। दुनिया में जितनी भी वृत्ताकार गतियाँ होती हैं उन सब में किसी न किसी रूप में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है और वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर लगातार चलाता रहता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।